नमस्कार, स्वागत है साहित्यिक झरोका चैनल पर। हम कर रहे हैं हिंदी साहित्य पर आधारित प्रश्नोत्तरी। ये प्रश्न पहले भी पेपर में आ चुके हैं, तो इसीलिए इन प्रश्नों को आधार बनाकर आज मैं ये वीडियो बना रही हूँ, ताकि आने वाले समय में जो एग्ज़ाम हो आपको आइडिया रहे कि किस प्रकार के प्रश्न आते हैं। तो आइए देखते हैं। देखिए, सबसे पहला हमारा प्रश्न क्या है कि कॉलरिज के अनुसार ऑप्शन क्या दे रखे हैं। कल्पना क्या है? कल्पना दार्शनिक चिंतन का परिणाम नहीं है। कल्पना कार्यत्री प्रतिभा है, यही कवि की सृजनात्मकता है। कल्पना की मूल प्रकृति केवल अनुकृतिपरक है, या कल्पना में वैज्ञानिक सुश्रृंखला नहीं होती। यहाँ पर हमें ढूंढना है कि इसमें से कॉलरिज के विचार कौन से हैं। तो देखिए, कॉलरिज की अगर बात करें तो कॉलरिज ने ये कहा है कि कल्पना कार्यत्री प्रतिभा है, यही कवि की सृजनात्मकता है। और दूसरा इनका अगर विचार देखें तो वो क्या है कि कल्पना की मूल प्रकृति केवल अनुकृति परक है। ये किसके विचार है? ये कॉलरिज के विचार है। तो यहाँ से हमारा जो उत्तर रहेगा वो कौन सा रहेगा? सी आंसर इसमें ठीक रहेगा, क्योंकि सी में दोनों ऑप्शन है, बी और सी। तो यहाँ पर हमारा सी जो ऑप्शन है वो सही है। कॉलरिज ने ये माना है कि कल्पना क्या है? कार्यत्री प्रतिभा है, और यही कवि की सृजनात्मकता भी है। इसके साथ साथ कल्पना की मूल प्रकृति केवल अनुकृति परक है। ये किसने माना है? कॉलरिज ने माना है। दूसरा हमारा प्रश्न क्या है? गीत फरोश में कवि क्या कहना चाहते हैं? ऑप्शन क्या है कि कवि के लिए सुनहरे अवसर बहुत हैं, दूसरे को मन माफिक कविता लिखने और बेचने के लिए कवि विवश है, कवि पैसे के लिए गीत लिखता है, या कवि ज्ञान और संवेदना से हीन होता जा रहा है। तो यहाँ पर हमें ये बताना है कि जो गीत फरोश कविता है उसमें कवि क्या कहना चाहता है। देखिए, जो गीत फरोश कविता है ये किसकी कविता है? ये भवानी प्रसाद मिश्र की कविता है, और 1951 ईस्वी इसका प्रकाशन वर्ष है। इसमें ये कहना चाहते हैं कि दूसरों के मन माफिक कविता लिखने और बेचने के लिए कवि विवश है। तो ये भाव किसके हैं? भवानी प्रसाद मिश्र के। कौन सी कविता में? गीत फरोश कविता में। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से डायरी साहित्य है? पहला है प्रवासी की डायरी, दूसरा है एक साहित्यिक की डायरी, तीसरा है दिल्ली मेरा प्रदेश, और चौथा यहाँ पर ऑप्शन क्या है? ऋण जल धन जल। तो यहाँ पर हमें ये बताना है कि कौन सा डायरी साहित्य है। देखिए, यहाँ पर अगर हम बात करें तो डायरी साहित्य में प्रवासी की डायरी, ये किसकी रचना है? प्रवासी की डायरी ये बच्चन की रचना है। एक साहित्यिक की डायरी ये मुक्तिबोध की रचना है। दिल्ली मेरा प्रदेश ये रघुवीर साहे की रचना है। और ऋणजल धनजल की अगर बात करें तो ये रेणु का रिपोर्टाज है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन जो ठीक रहेगा वो रहेगा ए और सी। तो ए और सी किस में आ रहा है? डी में आ रहा है। प्रवासी की डायरी और दिल्ली मेरा प्रदेश ये क्या है? डायरी साहित्य है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन डी सही है। उसके बाद अरस्तु के विरेचन पद की व्याख्या विद्वानों ने किन अर्थों में की है? देखिए, अरस्तु के विरेचन पद की जो व्याख्या है विद्वानों ने धर्मपरक अर्थ में की है, राजनीतिक परक की है, कला परक या अर्थ परक। तो यहाँ पर अगर हम इसका ऑप्शन देखें तो धर्म परक और कला परक अर्थ में विद्वानों ने इसकी व्याख्या की है। तो ए और सी यानी हमारा ए ऑप्शन, यहाँ पर ए आंसर हमारा ठीक होगा। तो धर्म परक और कला परक ये आपको ध्यान में रखना है कि विद्वानों ने दो अर्थों में इसकी व्याख्या की है, धर्म परक और कला के अर्थ में यानी कला परक। अगला हमारा प्रश्न है, मैं कहता हूँ आंखिन देखी, तू कहता कागिद की लेखी, इस काव्य पंक्ति का आशय क्या है? यहाँ पर देखिए, प्रत्यक्ष ज्ञान और पुस्तकीय ज्ञान एक ही है। मैं कहता हूँ आंखों की देखी, और तुम क्या कह रहे हो? कागज पर लिखी हुई बात कर रहे हो। तो यहाँ पर इसका मूल भाव क्या निकलता है वो हमें बताना है। पहला ऑप्शन यहाँ पर है प्रत्यक्ष ज्ञान और पुस्तकीय ज्ञान एक ही है। दूसरा है प्रत्यक्ष ज्ञान को ही पुस्तकों में लिखा जाता है। तीसरा ऑप्शन है प्रत्यक्ष ज्ञान पुस्तकीय ज्ञान से हीन है। चौथा है स्वानुभव शास्त्रीय ज्ञान से बड़ा है, यानी खुद का जो अनुभव है वो शास्त्रों से प्राप्त या पुस्तकीय ज्ञान से बड़ा है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन इसका उत्तर रहेगा कि मैं तो कहता हूँ आंखों की देखी और तुम कहते हो कागज की लिखी। तो आंखों देखी यानी सब अनुभव, खुद के द्वारा जो अनुभव किया होता है, ज्ञान होता है, वो किताबी ज्ञान से भी बड़ा होता है। अगला हमारा प्रश्न है, तात्विक दृष्टि से न तो हम
इन्हें इन्हें किसको, कबीर को पूरे अद्वैतवादी कह सकते हैं और न ही एकेश्वरवादी। कबीर से संबंधित यह विचार किसके हैं, तो हमें यहाँ पर ये ढूंढना है कि कबीर के ये विचार किसके किससे जुड़े हुए हैं। तो यहाँ आपका उत्तर रहेगा बी। ये किसके विचार है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के विचार हैं। उन्होंने कहा है कि तात्विक दृष्टि से न तो हम कबीर को पूरे अद्वैतवादी कह सकते हैं और न ही एकेश्वरवादी। तो आपको ये ध्यान में रखना है। अगला हमारा जो प्रश्न है, अंधा युग के निम्नलिखित संवादों को उनके पात्रों के साथ सुमेलित कीजिए। यहाँ पर सूची 1 दे रखी है और सूची 2 दे रखी है और हमें इनका मिलान करना है। देखिए यहाँ पर देखें, पहला जो वाक्य है, वध मेरे लिए नहीं रही नीति वह है अब मेरे लिए मनोग्रंथि। ये देखिए अंधा युग जो नाटक है वहां से लिया गया है। और वध मेरे लिए नहीं रही नीति वह है अब मेरे लिए मनोग्रंथि। तो ये किसका विचार है या किसका संवाद है, ये हमें बताना है। तो ये किसका है, ये अश्वत्थामा का संवाद है। आज इस पराजय की बेला में सिद्ध हुआ झूठ थी सारी अनिवार्यता भविष्य की। दूसरे में ये कौन कह रहा है, ये वृद्ध याचक कह रहा है। तो ये इसके साथ मिलान होगा। पहले का किसके साथ मिलान करेंगे, अश्वत्थामा यानी चौथे के साथ मिलान करेंगे। अंतिम परिणति में दोनों जर्जर करते हैं, पक्ष चाहे सत्य का हो अथवा असत्य का। तो सी ये किसने कहा है, युयुत्सु ने ये बात कही है। लास्ट जो बच गया, गूंगों के सिवा आज और कौन बोलेगा मेरी जय। ये कौन कह रहा है, धृतराष्ट्र कह रहा है। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि कौन सा संवाद किस पात्र के द्वारा कहा गया है। अगला हमारा जो प्रश्न है, कीने हूं कोरिक जतन अब कही काढ़े कोनू भो मन मोहन रूप मिली पानी में को लोनू। इस दोहे के संबंध में क्या बात सही है। यहाँ पर ऑप्शन दे रखे हैं कि इस दोहे में नायिका का कृष्ण के प्रति अनन्य प्रेम व्यंजित हुआ है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि दोहे में कौन सा मुख्य भाव है। नायिका के मन रूपी सरोवर में कृष्ण का लावण्य पानी में नमक की तरह घुल गया है। तीसरा ऑप्शन है, कृष्ण की रूपाशक्ति से नायिका अपने मन को अलग करना चाहती है। कोरिक का अर्थ है कचोटना। देखिए, कीनू हूँ कोरिक जतन, मैंने कोरिक करोड़ों या अनेक जतन किए, अब कहीं काढ़े कोनू। अब किसके कहने से कौन किसे निकाले या कौन इस बात को मेरे मन से निकाले। क्यों, क्योंकि भो मन मेरे मन में मोहन रूपू मिली, मोहन का रूप मिल गया है, जैसे पानी में लोनू, लोनू यानी नमक मिल गया है। तो एक तो नमक यहाँ पर है, तो हमारा जो ये वाला ऑप्शन है वो ठीक है कि नायिका के मन रूपी सरोवर में कृष्ण का लावण्य कैसे मिल गया, जैसे पानी में नमक मिलता है। दूसरा, ना तो ये इससे मैच कर रहा है, ना ही कोरी का अर्थ कचोटना है। यहाँ पर कोरी का अर्थ यहाँ पर करोड़ों हो सकता है या बहुत सारे यत्न कर लिए। तो यहाँ पर पहला जो ऑप्शन है, इसमें नायिका का कृष्ण के प्रति अनन्य प्रेम की अभिव्यक्ति यहाँ पर हुई है। तो ए और बी जो ऑप्शन है वो ठीक है। तो ये किस में आ रहे हैं, डी में आ रहे हैं। तो आंसर क्या रहेगा, डी यहाँ पर हमारा उत्तर रहेगा। अगला जो हमारा प्रश्न है, तलाकशुदा माता पिता की संतान की मानसिकता पर आधारित उपन्यास है। तो ये हम सब जानते हैं कि ये मनु भंडारी का उपन्यास है और जिसका नाम क्या है, आपका बंटी उपन्यास है, बहुत प्रसिद्ध है। इस पर मैं वीडियो बना चुकी हूँ, आप वहां से भी देख सकते हैं। अगला हमारा जो प्रश्न है, नीत्शे का संबंध किस विचारधारा से है। देखिए, नीत्शे की अगर हम बात करें तो इनका पूरा नाम क्या है, फ्रेडरिक नीत्शे। और ये किस विचारधारा से जुड़े हुए थे, ये अस्तित्ववाद से जुड़े हुए थे। क्योंकि यहाँ जो मनोविश्लेषणवाद है इसके जनक कौन है, फ्रायड है। मार्क्सवाद के जनक कौन है, कार्ल मार्क्स हैं। और उत्तर आधुनिकतावाद से कौन जुड़े हुए हैं, जियां फ्रांकोइस लियोतार इसके जनक माने जाते हैं। तो यहाँ पर जो अस्तित्ववाद है उससे कौन जुड़े हुए हैं, उस विचारधारा से नीत्शे जुड़े हुए हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है, प्रकाशन काल के अनुसार निम्नलिखित निबंध संग्रहों का सही अनुक्रम हमें बताना है। देखिए, सबसे पहले है शिरीष की याद आई, अर्धनारीश्वर, अशोक के फूल और श्रृंखला की कड़ियां। यहाँ पर देखिए, हम जानते हैं कि श्रृंखला की कड़ियां महादेवी वर्मा की रचना है और इसका रचना काल क्या है, 1942। तो हम यहाँ सबसे पहले क्या देखेंगे, श्रृंखला की कड़ियां, इसका रचना काल 1942 है। उसके बाद अशोक के फूल,
इसका रचना काल क्या है? 1948 यानी 1948 है। अर्धनारीश्वर की अगर बात करें तो ये जगदीश चंद्र माथुर का निबंध है, लेकिन इसके रचना काल के संबंध में मुझे संशय है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में इसके बारे में बताएं। शिरीष की याद आई, ये जो है ये विद्यानिवास मिश्र का निबंध है और इसका रचना काल 1995 है। ये आप यहाँ पर कंफर्म करें मुझे कि क्या मैं सही बता रही हूँ। लेकिन इसका ऑप्शन क्या रहेगा? सी रहेगा, जिसमें सबसे पहले है श्रृंखला की कड़ियां, दूसरा है अशोक के फूल और तीसरा आएगा अर्धनारीश्वर, चौथा क्या है? शिरीष की याद आई। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है प्रकाशन काल के अनुसार। उसके बाद है बिंब के अनिवार्य तत्व है। देखिए, बिंब के अनिवार्य तत्वों की अगर हम बात करें तो यहाँ पर कल्पना और इंद्रियता, ये क्या है? बिंब के अनिवार्य तत्व है। क्योंकि बिंब क्या है? कल्पित होता है, हम कल्पना करते हैं अपनी इंद्रियों के माध्यम से, हम उसको अनुभव करते हैं या उसकी रचना करते हैं बिंब की। तो वो किसके माध्यम से? अपनी इंद्रियों के द्वारा और कल्पना के द्वारा। तो यहाँ पर बी और डी जो ऑप्शन है वो सही रहेगा। तो आंसर क्या आएगा? ए, क्योंकि बी और डी कहाँ है? ए में है। उसके बाद हमारा जो अगला प्रश्न है वो है प्रकाशन काल के अनुसार निम्नलिखित उपन्यासों का सही अनुक्रम है। तो हमें यहाँ पर उपन्यासों का अनुक्रम बताना है। देखिए, सबसे पहला जो उपन्यास दे रखा है वो क्या है? परीक्षा गुरु। हम सब जानते हैं कि ये सबसे पहले जो प्रारंभिक उपन्यास है उनमें अपनी जगह रखता है। किसका है? लाला श्रीनिवास दास का है। और इसका रचना काल क्या है? 1882 ईस्वी है इसका रचना काल। उसके बाद गोदान है, ये प्रेमचंद की रचना है। शेखर एक जीवनी अज्ञेय का उपन्यास है, 2 भाग हैं। 1941 और 1944 में दूसरे भाग की रचना ही की गई, पहले की 1941 में और दूसरे की 1944 में। उसके बाद है तमस। तमस की बात करें तो भीष्म साहनी का उपन्यास है और कब रचना की गई? 1973 1973 इसका रचना काल है। तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा ठीक रहेगा? परीक्षा गुरु, गोदान, शेखर एक जीवनी और तमस, यहाँ पहला ऑप्शन ए ठीक रहेगा। दूसरा, यहाँ पर अगर प्रश्न की बात करें तो निम्नलिखित में से किस कहानी में नौकरी के सिलसिले में बाहर रहने के कारण गजाधर बाबू की लंबी अनुपस्थिति उन्हें घर के ढांचे से बाहर कर देती है? तो इनकी कहानी है वापसी, जिसमें बहुत ज़्यादा समय तक घर से बाहर रहने के कारण परिवार के ढांचे से गजाधर बाबू बाहर हो जाते हैं। इस मेले का मुख्य उद्देश्य है कि व्यापार की वृद्धि हो। ये किस प्रकार का वाक्य है? देखिए, यहाँ पर 2 वाक्य जुड़े हुए हैं। मेले का उद्देश्य क्या है? कि व्यापार की वृद्धि हो, यानी मेला क्यों आयोजित किया गया? व्यापार की वृद्धि करने के लिए। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन ठीक रहेगा? मिश्र वाक्य है यहाँ पर, ये ऑप्शन यहाँ ठीक रहेगा। अगला जो प्रश्न है हमारा वो है प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से निम्नलिखित काव्य कृतियों का सही अनुक्रम है। यानी ये काव्य रचनाएं हैं, इसमें हमें इनका ठीक अनुक्रम ढूंढना है। तो यहाँ सबसे पहली जो रचना है, देखिए, विष्णु प्रिय है, कुकुरमुत्ता है, चांद का मुंह टेढ़ा है और आंगन का पार द्वार है। यहाँ पर अगर हम विष्णु प्रिया की बात करें तो विष्णु प्रिया का रचना काल है 1957। ये आपको ध्यान में रखना है। विष्णु प्रिया का रचना काल है। किसकी रचना है? ये मैथिली शरण गुप्त की रचना है। उसके बाद कुकुरमुत्ता की बात करें तो कुकुरमुत्ता किसकी रचना है? निराला की रचना है और ये कब लिखी गई? 1941 में। तो पहले कौन सी आएगी? कुकुरमुत्ता। तो यहाँ पर कुकुरमुत्ता 1941, विष्णु प्रिया 1957 है। आंगन के पार द्वार, ये किसकी रचना है? ये अज्ञेय की रचना है और कब लिखी गई? 1961 इसका रचना काल है। अब कौन सी बचती है हमारे पास? चांद का मुंह टेढ़ा, ये मुक्तिबोध की कविता है और इसका रचना काल क्या है? 1964 ईस्वी इसका रचना काल है। ये आप ध्यान में रखें। तो इस तरह हमारा बी ऑप्शन ठीक होगा। इसका आंसर क्या है? ऑप्शन बी। अगला हमारा जो प्रश्न है वो क्या है? शास्त्रानुसार अर्थ प्रकृति के प्रकार हैं। देखिए, शास्त्रों के अनुसार अर्थ प्रकृति के नाटक में जो प्रकार माने गए हैं वो 5 माने गए हैं। बिंदु है, बीज है और इसके साथ जो अन्य है वो कौन से हैं? पताका, परकरी और कार्य।
तो बिंदु, बीज, पताका, प्रक्रिया और कार्य, ये 5 प्रकार हैं, जिसमें से 2 यहाँ दिए गए हैं। तो ऑप्शन सी और डी, यानी इसका सी ठीक है, जहां सी और डी बिंदु और बीज दोनों का यहाँ उत्तर दे रखा है। अगला जो हमारा प्रश्न है, अंधेरे में कविता से संबंधित कौन सी टिप्पणियां रामविलास शर्मा की है। देखिए यहाँ पर अगर हम देखें तो टिप्पणियां जो दे रखी है, अंधेरे में कविता की मूल समस्या यही है कि मध्य वर्ग का बुद्धिजीवी सर्वहारा वर्ग से तादात्म्य स्थापित करे। कविता मुक्तिबोध के लिए अस्मिता की खोज, व्यक्ति की खोज नहीं बल्कि अभिव्यक्ति की खोज है। मुक्तिबोध के काव्य संसार की पटभूमि असंदिग्ध रूप से ऐसी शासन व्यवस्था है जो निहायत चालाक होने के साथ ही बेहद आतताई है। मुक्तिबोध की मुख्य समस्या है अपना वर्ग छोड़कर दूसरे वर्ग के साथ तादात्म्य स्थापित करना। तो यहाँ पर जो रामविलास शर्मा के विचार हैं वो हमें यहाँ पर ढूंढने हैं। तो इसमें अगर हम देखें, अंधेरे में कविता की मूल समस्या यही है कि मध्य वर्ग का बुद्धिजीवी सर्वहारा वर्ग से तादात्म्य कैसे स्थापित करे, ये भी रामविलास शर्मा के विचार हैं। इसके साथ अगर देखें तो जो ऑप्शन डी है कि मुक्तिबोध की समस्या है अपना वर्ग छोड़कर दूसरे वर्ग के साथ तादात्म्य स्थापित करना, तो यहाँ पर ए और डी अर्थात जो डी ऑप्शन है वो यहाँ ठीक है। अगला जो हमारा प्रश्न है वो है, फोर्ट विलियम कॉलेज के हिंदुस्तानी के प्रथम प्रोफेसर कौन थे। देखिए फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कलकत्ता में हुई थी। कब हुई थी 1800 ईस्वी में की गई थी, बेल्जली के द्वारा की गई थी। और इसमें हिंदुस्तानी के प्रथम प्रोफेसर कौन थे, गिलक्रिस्ट थे। ये ऑप्शन आप यहाँ ध्यान में रखेंगे। अगला जो हमारा प्रश्न है, सिद्धों से संबंधित रामचंद्र शुक्ल के कौन से कथन सही है। पहला कथन है, वज्रयान से आकर महासुखवाद का परिवर्तन हुआ। दूसरा कथन है, नाथ पंथों की परंपरा से नहीं निकला है। नाथ पंथ सिद्धों की परंपरा से नहीं निकला है। तीसरा कथन है, सिद्धों का साहित्य शुद्ध साहित्य के अंतर्गत नहीं आता। चौथा कथन है, सिद्धों की बानियां सांकेतिक नहीं है। तो यहाँ पर हमें ये देखना है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के कौन से कथन सही हैं। तो एक तो वज्रयान में आकर महासुखवाद का परिवर्तन हुआ और दूसरा नाथ पंथ सिद्धों की परंपरा से नहीं निकला है। ये दोनों ही जो विचार हैं, कथन हैं, वो किसके हैं, आचार्य शुक्ल के हैं। तो ये ऑप्शन ठीक रहेगा। जहाँ ए और बी आ रहा है तो इसका बी आंसर ठीक रहेगा। कवि कर्म और काव्य भाषा किस आलोचक की समीक्षा कृति है। ऑप्शन दे रखे हैं, मलयज है, रामस्वरूप चतुर्वेदी है, परमानंद श्रीवास्तव है और प्रभाकर श्रोत्रिय है। तो यहाँ पर ये किसकी कृति है, ये किस आलोचक की समीक्षा कृति है। ये परमानंद श्रीवास्तव की रचना है, कवि कर्म और काव्य भाषा। तो ये आप ध्यान में रखेंगे। रामविलास शर्मा की कृत महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नव जागरण का प्रकाशन काल कब है। तो इसका प्रकाशन काल 1977 ईस्वी है, ये आप ध्यान में रखें। रामविलास शर्मा की रचना है, नाम क्या है, महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नव जागरण, और ये कब है, 1977 में इसकी रचना की गई। अगला जो हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से गीति नाट्य है, कौन सी रचना है जो गीति नाट्य है। तो यहाँ पर अग्निलीक, ये भारत भूषण अग्रवाल की रचना है। नेपथ्य राग की अगर बात करें तो ये मीराकांत की रचना है। उन्मुक्त क्या है, उन्मुक्त किसकी रचना है, ये शियाराम शरण गुप्त की रचना है। त्रिशंकु ये किसकी रचना है, ब्रजमोहन की रचना है। तो यहाँ पर दो हैं जो गीति नाट्य है, एक तो अग्निलीक और दूसरा उन्मुक्त। ये आप ध्यान में रखें, यहाँ ऑप्शन वाला टाइप में नहीं कर पाई। तो यहाँ ए और जो बी है वो क्या है, अग्निलीक और उन्मुक्त। ए और बी ऑप्शन यहाँ पर ठीक है। तो ये आप ध्यान में रखें कि किसकी रचना है, ये अग्निलीक जो रचना है ये भारत भूषण अग्रवाल की रचना है, और जो उन्मुक्त रचना है ये किसकी है, शियाराम शरण गुप्त की रचना है। त्रिशंकु ब्रजमोहन शाह की और नेपथ्य राग मीराकांत की रचना है। तो उम्मीद करती हूँ कि ये प्रश्न आपके लिए उपयोगी सिद्ध होंगे और आने वाले एग्जाम्स में आप इसका पूरा लाभ उठाएंगे। लेकिन फिर भी कहीं किसी प्रश्न में अगर कोई त्रुटि है भूलवश, तो आप उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें ताकि मैं उसको दोबारा से देख सकूं। तो बहुत बहुत धन्यवाद, इसी तरह जुड़े रहें।